वेलकम टू एनटीटी डे 74। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 468 से 477 तक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी भाषा शिक्षण यानी हिंदी लैंग्वेज का जो टीचिंग होता है उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में उसका पुनर्निर्माण जिसको कहते हैं यानी उसको आगे प्रोग्रेस करना, इस कार्य में भाषा यानी लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है जिसमें हम हमेशा बात करते हैं, उसकी शिक्षा पर विशेष महत्व है। लैंग्वेज के माध्यम से छात्र ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे विषयों का अध्ययन करता है। ठीक है, हमारा लैंग्वेज ही जो हमारा कम्युनिकेशन का साधन है, जो हम बोलते और सुनते हैं, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जो हमारे से बहुत फेमिलियर है, उसमें अगर कोई चीज़ हमको सिखाई जाती है तो वो उसको हम बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। तो अनगिनत विषयों के अध्ययन में जो सहायक है वो है हमारा लैंग्वेज, बोलचाल की जो भाषा है हमारी। यदि छात्र का अधिकार भाषा पर नहीं होता, यानी कि अगर बच्चा उस लैंग्वेज में अच्छा नहीं है जिस लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, तो वह ज्ञान के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाता। यानी वह बच्चा जो है वो जो ज्ञान देने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो आप सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को जब लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगा, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे को जबरदस्ती आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा के उसको इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाएंगे, जैसा जनरली हमारे सीबीएसई स्कूल्स में होता है, क्योंकि हम तो घरों में हिंदी या अपने मदर टंग में ही बातें करते हैं, लेकिन स्कूल में आकर बच्चे जबरदस्ती इंग्लिश में बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हर जो टीचिंग होती है वो इंग्लिश में होती है, उनको बच्चे को आंसर इंग्लिश में लिखना होता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे को वो ज्ञान बच्चा ग्रैस्प नहीं कर पाता। भाषा ही हमारे चिंतन का भी आधार है, यानी हम जो भी सोचते हैं वो अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं, है ना। आप सपोज आप जब भी सोचिए, आप जब सपने देखते हैं, आप सपनों में भी वही भाषा यूज करते हैं जो आप डे टू डे लैंग्वेज में, यानी कि हमारा ओवरऑल ज्ञान को ग्रैस्प करने का हमारा जो जरिया है वो हमारा मदर टंग है, वो हमारी भाषा है, वो भाषा जिससे हम फेमिलियर हैं। भारतीय गणराज्य के 7 राज्यों में, यानी पूरे देश, हमारा जो देश है इंडिया, इसके 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों की मातृभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, 7 स्टेट्स ऐसे हैं, आप चाहे तो गूगल में या उसमें सर्च करके देख सकते हैं कि कौन से स्टेट की मातृभाषा जो है वो हिंदी है। और अन्य स्टेट्स में इसका स्थान जो है, दूसरे स्टेट्स में जहां पर है, वो एक नेशनल लैंग्वेज या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ये सेकेंड लैंग्वेज होता है ना। हिंदी जो है, हिंदी हमारे देश की भाषा है, हिंदी हर जगह यूज होता है, कहीं पर ये मदर टंग है यानी हमारी मातृभाषा है, और किसी किसी स्टेट में ये सेकेंड लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो उनकी मदर टंग अलग है, यानी जो भी उनका है, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, जो भी हो, वो उनका फर्स्ट लैंग्वेज है यानी मदर टंग है, और दूसरी भाषा के रूप में वो हिंदी को यूज करते हैं। जिन राज्यों में हिंदी भाषा मातृभाषा के रूप में व्यवहार के रूप में होता है, वहां के लोगों का विशेष कर्तव्य है कि वे छात्रों को भाषा के ज्ञान के आधार पर भाषा का ज्ञान बढ़ाएं और उसी बात की प्रेरणा दें। ठीक है, यानी उसी में ही उनको पढ़ाई कराएं, यानी अगर हिंदी भाषा उनकी मदर टंग है तो वो हिंदी में ही पढ़ाएं, अगर तमिल आपकी लैंग्वेज है तो आप तमिल में पढ़ाएं, क्योंकि जब हम हमारी लैंग्वेज में, मदर टंग में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो जिस स्टेट में हिंदी मातृभाषा है वहां पर कोशिश करें कि हिंदी में ही दिया जाए उनको सारा ज्ञान, ताकि वो हिंदी विषय पर, हिंदी भाषा पर, लैंग्वेज पर अधिकार प्राप्त कर सके। अब आते हैं हिंदी शिक्षण के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला, छात्रों को इस योग्य बनाना ताकि वे उचित भंगिमाओं मीन्स होता है एक्सप्रेशन,
है ना, एक्सप्रेशन के साथ, भाव भंगिमा कहते हैं ना हिंदी में, उसको होता है एक्सप्रेशन, यानी परफेक्ट एक्सप्रेशन। आप अगर कोई दुख वाली बात कर रहे हैं तो चेहरे पर अगर हंसी लेके दुख वाली बात करेंगे तो क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो वहां पर परफेक्ट आपको एक्सप्रेशन देना है कि अगर आप दुखी है तो आपका चेहरे पे दुख होना चाहिए, और अगर आप खुश हैं तो आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, वो होता है परफेक्ट एक्सप्रेशन। तो परफेक्ट एक्सप्रेशन के साथ वचन व्ययों, वचन व्ययों, काव्य कला, वचन व्ययों यानी बातचीत, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, जो एक दूसरे के बीच की बातें होती हैं वो, काव्य कला और अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके, यानी जो कुछ भी उसके सामने प्रेजेंट हो रहा है वो उस लैंग्वेज में उसको अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुन बोल सके, पार्टिसिपेट कर सके। और साथ ही अपने मानसिक सुख दुख की भावनाओं को, यानी उसके अंदर जो भी खुशी है या दुख है तो उसके प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सके, यानी कि वो बोलकर, अगर दुखी है तो अगर आपको क्लास में इंग्लिश टीचर ने बोला है कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे जो बोलना है, सपोज क्लास में बैठे बैठे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो डर के मारे उठ के बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तो टीचर ने बोला है कि सिर्फ इंग्लिश में बात करो, दूसरा बाकी साथियों के सामने अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलेगा तो क्या होगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो इसलिए क्या है, वो अपने अंदर के मनोभाव को, जो इमोशन है उसको नहीं बोल पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम होती है अगर लैंग्वेज, हमारा जो मदर टंग है उसके अगेंस्ट में हम कुछ काम करें तो। दूसरा, क्रमबद्ध विचार प्रणाली, क्रमबद्ध मतलब सीरीज में, जैसे क्या पहले होना है और क्या बाद में होना है, इसको क्रमबद्ध कहते हैं। विचार प्रणाली, सोचना फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और भावाभिव्यंजन में दक्ष बना, भाव मतलब जो भाव हैं उसको सामने रखने में दक्ष बनाना, लैंग्वेज का वो है। लैंग्वेज, अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी है तो वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस कर पाएगा। थर्ड, उनकी शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वचन का अभ्यास कराना। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सिखा रहे हैं बच्चों को या सीख रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस उसको किस वचन मीन्स क्या होता है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा होता है ना, सिंगुलर प्लूरल ये सब। तो उसको जब आप कंटिन्यूअस उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे उसके लैंग्वेज में तो उसको समझ में आएगा कि कहाँ पर वह जा रहा है या वे जा रहे हैं या हम जा रहे हैं, या बॉय के लिए क्या यूज करना है, गर्ल के लिए क्या यूज, ये सारी चीजें वो समझ जाएगा और उसमें परफेक्शन आएगा लैंग्वेज के लिए। फोर्थ, ज्ञान प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए पढ़ना लिखना सीखना, गद्य पद्य, गद्य मीन्स होता है जो पैसेज जिसको कहते हैं, और पद्य यानी कविता में निहित आनंद और चमत्कार से परिचय प्राप्त करना। जो भी लिख पढ़ सुन रहा है वो अगर उसके लैंग्वेज में है तो उससे उसको आनंद आएगा, है ना, एक चमत्कारिक आनंद आएगा, मेस्मराइजिंग, मैजिकल उसको एक आनंद आएगा उसमें। पुस्तकों में निहित ज्ञान के भंडार का अवलोकन करना, यानी जो भी पुस्तक में चीजें लिखी हैं अगर बच्चा उस बच्चे के लैंग्वेज में ही है तो वो उसको अच्छे से पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको एंजॉय कर पा रहा है। और बालक की स्वाध्यायशीलता यानी पढ़ना, खुद से पढ़ सकना, है ना, अगर हिंदी में ही लिखा है तो हिंदी भाषी है, हिंदी में ही लिखा है तो अच्छे से पढ़ेगा। अगर उसकी इंग्लिश कमजोर है, जबरदस्ती इंग्लिश में पढ़ने बोला जाए तो ऑब्वियसली क्या रिजल्ट होगा वो आपको पता है। तो खुद से पढ़ना, समझना, उसके प्रति इंटरेस्ट करना, ये सब की अगर चाहिए अच्छा तो फिर उनको मातृभाषा में पढ़ाना ही बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, उन्हें सत्साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। सत्साहित्य यहाँ होगा जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों के सृजन की, सत्य साहित्य या कहेंगे कि जो अच्छा लिटरेचर है या अच्छी चीजें हैं उसके लिए प्रेरणा देना, जिससे वे अपने अवकाश के समय, अवकाश है ना, जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, हॉलीडे मिलता है या कोई फ्री उसको कोई ये मिल रहा है तो उस समय के सदुपयोग द्वारा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुसंस्कृत एवं सुखी बना सके। यानी अच्छी चीज़ें आप उसको अच्छा लिखने का, बोलने का, पढ़ने का अगर सिखाएंगे, अपनी भाषा में लिखने पढ़ने सिखाएंगे तो क्या करेगा, अपने खाली टाइम पे भी नॉवेल पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना वो कर पाएगा इंटरेस्ट लेकर। अब आते हैं उद्देश्यों का विश्लेषण, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं उसका विश्लेषण करना है। उपर्युक्त उद्देश्यों को देखने से पता चलता है कि उनमें से कुछ उद्देश्य
ज्ञानात्मक है यानी ज्ञान देने वाले हैं, तो कुछ कौशलात्मक हैं। कौशलात्मक यानी स्किल देने वाले हैं। एक नॉलेज दे रहा है, एक तरफ वो नॉलेज दे रहा है, दूसरी तरफ स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है। कुछ रसात्मक यानी रस लेकर, इंटरेस्ट लेकर उस पढ़ रहा है, और कुछ सृजनात्मक यानी क्रिएटिव है। अगर उसको हिंदी में बहुत अच्छा कविताएं और ये सब पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो कई बार बच्चे या जो भी हो वो उसमें लिखना भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये इससे कुछ क्रिएटिव स्किल उसमें उनका बढ़ेगा। कुछ का संबंध अभिवृत्तियों से है, एक्सप्रेस करना, जैसे नाटक के थ्रू, डांस के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, ड्रामा के थ्रू। इस प्रकार इन उद्देश्यों को निम्नलिखित 5 वर्गों में रख सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य इसमें फुलफिल हो रहा है, तो इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक, ज्ञान प्राप्त करना। पहला देखिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यानी जो मिडिल और हाई स्कूल वाला टाइम है, उस स्तर पर निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य यानी दोहे और पोयम और गीत जो होते हैं, गीत आदि साहित्य विधाओं का ज्ञान देना, यानी इस टाइम पे उनको ये सब चीजें सिखाना अपने लैंग्वेज में। दूसरा, ध्वनि शब्द, फोनिक साउंड इसे कहते हैं, और वाक्य रचना का ज्ञान देना। ये ऐसे वाक्य बनते हैं, ऐसे सेंटेंस बनते हैं, यहाँ पर ये यूज होगा। थर्ड, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से भी परिचित कराना चाहिए। यानी हमारा जो हिंदी साहित्य है, कहाँ से डेवलपमेंट होना शुरू किया, अच्छे अच्छे जो पोइट्स थे, कहानीकार थे, उनके बारे में, यानी इसके इतिहास के बारे में भी, जो लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, उसके इतिहास के बारे में भी बच्चों को उसमें बताना चाहिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्र के व्यवहार में आयोजित परिवर्तन निम्नलिखित होंगे। यानी अगर इस स्तर पर बच्चों में वो डेवलपमेंट किया जाए, तो क्या क्या उसमें परिवर्तन आएगा। सबसे पहले, यह उनका पर विभिज्ञान कर सकेगा। पर विभिज्ञान मीन्स यहाँ पर वो समझ पाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या लिखी हुई है, क्या उसमें सेंस है उस चीज़ों का। सेकेंड, यह उनका संश्लेषण कर सकेगा। जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करेगा, यानी उस ज्ञान को लेगा। थर्ड, यह इनकी तुलना कर सकेगा, है ना। समझ में अगर आ गया है तो ये अच्छा है वो, या वो अच्छा है, इसकी तुलना वो कर पाएगा। फोर्थ, यह उनका विश्लेषण कर सकेगा, एनालिसिस कर सकेगा कि जो चीज़ लिखी हुई है वो मेरे लिए सही है या गलत है, या समाज के लिए सही है या गलत है। और फिफ्थ, यह इसकी तुलना कर सकेगा जो ऊपर दिया हुआ है, यानी ऑब्जर्व भी करेगा, एनालिसिस भी करेगा और कंपैरिजन भी कर पाएगा। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का ब्रेन का हो रहा है। सेकेंड आता है कौशलात्मक उद्देश्य, कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला, शुद्ध और स्पष्ट वाचन करना। कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर आप उसके मदर लैंग्वेज टंग में बात करते हैं या पढ़ाई करवाते हैं, तो शुद्ध बोलेगा अपने लैंग्वेज को, और स्पष्ट बोलेगा और पढ़ेगा भी, है ना, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। सेकेंड, बोलकर भावाभिव्यक्ति करना, यानी जो भी उसके अंदर है उसको बोलकर समझा पाएगा। अगर आप हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, हिंदी में ही सब कुछ हो रहा है, और आपकी मदर टंग भी हिंदी है, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। उसके जगह पर अगर आपको बोला जाए कि नहीं इंग्लिश में बोलो, तो क्या होगा, है ना। थर्ड, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अगर उसके फेमिलियर लैंग्वेज में है तो सुनकर ही वो समझ जाएगा कि हाँ टीचर ये बोलना चाह रही है। फोर्थ, लिखकर भी अपना भाव, अपने अंदर के इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएगा। और पांचवा, गद्य पद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यानी काव्य, कविता, जो दोहे, ये सब वो पढ़कर उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ पाएगा। उसके बदले अगर आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश या किसी दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, यूजुअली हम हमारे इंडिया में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम होता है ना, तो इसीलिए हम ये दो लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में अगर हम जाएं, जैसे 7 स्टेट्स में हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है, दूसरे स्टेट्स में जाएं तो कहीं पे तेलुगु, कहीं पे तमिल, कहीं पे मलयालम, कहीं पर बंगाली, ये ऑप्शन भी मिलते हैं। ठीक है, इनमें दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे यानी वाचन, गद्य, पद्य, मौखिक भाव,
प्रकाशन रचना के उद्देश्यों के लिए ये जो चीज़ें दी हुई हैं उनके उसमें मास्टरी अगर आप कहें तो प्राप्त करने के लिए अपेक्षित योग्यता की चर्चा तत्संबंधी अध्यायों में की जाएगी, यानी आगे होने वाले उसमें की जाएगी। सुनकर अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय यह है कि छात्र में निम्नलिखित योग्यताएं आ जाती हैं। पहला, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। जब शिष्टाचार क्या है सुनने का, जब कोई बोल रहा है तो आपको सुनना है, बीच बीच में बोलना नहीं है, ठीक है। दूसरा, ग्रहणशीलता, ग्रास्प करना, ऑब्जर्व करना, मन स्थिति बनाए रखना, यानी हमेशा रेडी रहना जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको सुनकर समझने के लिए। थर्ड, पेशेंटली सुनना, धैर्यपूर्वक सुनना। फोर्थ, महत्वपूर्ण विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन कर सकना। जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसमें से क्या चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं समझ सकूं। अगर मेरे लैंग्वेज में बोल रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा। फोर्थ, शुद्ध सामग्री यानी सुनने वाली सामग्री के विषय में कोई विषय को जान सकना। जो कुछ भी वो सुन रहा है, जो कुछ भी वो बोल रहा है, सपोज अगर आप हिंदी में ही बच्चे के सामने बोलेंगे ना, तो वो किसी भी टॉपिक के विषय में अगर बोलेंगे तो बच्चा थोड़ा बहुत तो समझ ही लेगा। लेकिन अगर एक हिंदी बोलने वाले बच्चे के सामने पूरा का पूरा इंग्लिश में बोलेंगे तो वो ऐसी चीज़ें भी उसको समझ में नहीं आएंगी जो उसको ऑलरेडी पता हो, ठीक है। इन उद्देश्यों में दो उद्देश्य आते हैं। सबसे पहला, साहित्य का रसास्वादन। साहित्य का रसास्वादन मतलब जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका रसास्वादन मतलब पढ़कर आनंद लेना। साहित्य में, लिटरेचर में, चाहे वो कोई कहानी हो, कोई पोयम हो, कुछ भी हो, उसको पढ़कर सुनकर बहुत इंटरेस्ट लेगा अगर वो हिंदी में है या उसके अपने मदर टंग में है तो। और दूसरा, साहित्य की असामान्य समालोचना। अगर साहित्य में उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो अपनी तरफ से उसकी आलोचना, जैसे हम हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी में कोई भी गद्य या पद्य होता था तो आप देखते थे उसका विवरण, उसकी आलोचना, ये सब लिखना पड़ता था, है ना। तो अगर हम वो हिंदी में ही हैं तो हम अपने से भी उसको पढ़कर समझकर अपने हिसाब से सब कुछ लिख पाएंगे। लेकिन एक एक हिंदी वाले को अगर नॉन उसका सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में दे दिया जाए तो वो उतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब आते हैं फोर्थ, सृजनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक, क्रिएशन, क्रिएटिव स्किल, ठीक है। पहला, वह स्वानुभूत, स्वानुभूत मतलब खुद अनुभव करना, है ना। स्वानुभूत भाव को अभिव्यक्त कर सकेगा, यानी जो उसने उस चीज़ से सुनकर या पढ़कर सीखी है अपनी भाषा में, तो अंदर जो भी उसके अंदर चल रहा है उसको लेकर वो उसको एक्सप्रेस कर पाएगा। सेकेंड, यह ग्रहित एवं स्वानुभूत, ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ, जो सुनकर उसने ग्रहण किया और उसके अंदर की अनुभूति से जो भी विचार आई या कल्पना की, उसको वो अपने कल्पना की सहायता से, यानी उसको सुनकर पढ़कर अंदर जो भी फीलिंग्स आई उसको अपनी इमेजिनेशन के रूप के द्वारा वो उसकी सहायता से और एक नया रूप दे सकेगा। थर्ड, यह स्वानुभूत भावों और विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। वो वहीं पे एंड हो गया है, देखिएगा। अपना पुस्तकालय बनाना मीन्स अपने हिसाब से जो उसको पसंद आ रही है वो चीज़ें, हालांकि ये कुछ मैच नहीं कर रहा है उससे, फिर भी मैं इसको आगे ले रही हूँ। पुस्तकालय बनाना मीन्स लाइब्रेरी मीन्स ये नहीं कि बड़ी सी लाइब्रेरी खड़ा कर रहा है, मीन्स उसको जो भी पसंद की पुस्तकें होंगी उसके वो अपने पास लेगा या अपने पास एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखेगा। साहित्यिक महत्व की पत्रिकाओं को एकत्र करेगा, यानी कि जो भी लिटरेचर से संबंधित जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उसमें उसकी इंटरेस्ट होगी। कक्षा और विद्यालय में होने वाले साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लेगा और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी अन्य पुस्तकें पढ़ना। ये डेवलपमेंट उसके अंदर स्किलफुल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं संवृत्तियों का विकास करने का अर्थ।
सवृत्तियां यानी अच्छे स्किल जो हैं उसके विकास करने का अर्थ क्या है? देखिए, छात्रों में आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, सहृदयता यानी सहृदय होना, अच्छा हार्ट होना उसका, एवं संवेदनशीलता का विकास, ये होता है सही प्रवृत्तियों का विकास। ठीक है। आदर्शों के प्रति श्रद्धा रखना, जो भी मॉरल्स हैं हमारी जिंदगी के, उसको मानना, उसके प्रति श्रद्धा रखना। दूसरा, साहित्यिक प्रेम, देश प्रेम और मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, वही रिपीटेड है जो ऊपर दिया हुआ है। थर्ड, साहित्यिक प्रेम, ये रिपीटेड हो गया। फोर्थ, संस्कृति और सौंदर्य में आस्था रखना, कल्चर में, ब्यूटी में आस्था रखना। सद्वृत्तियों से सम्मत क्रियाएं करना, यानी ऐसे काम करना जो अच्छे हो, मॉरल वैल्यू हो जिसके। वातावरण के प्रति संवेदनशील और सहृदय होना। ठीक है, ये चीजें उसमें स्किल डेवलप होंगी। हिंदी शिक्षण की शैक्षिक प्रक्रिया के निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षिक प्रक्रिया यानी टीचिंग जो प्रोसेस है उसके 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। ऊपर वाला छोड़ के, क्योंकि ये रिपीटेड है। पहला, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन का निर्धारण, यानी अगर अच्छी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में पढ़ाई की है तो बच्चा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो समझ पाएगा कि मुझे किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से अपना कंडक्ट रखना है। दूसरा, अध्यापकों एवं छात्रों की क्रियाएं एवं दोनों के मध्य सक्रिय आदान प्रदान, टीचर भी अच्छे से समझा पाएगा, बच्चा भी अच्छे से समझ पाएगा, यानी दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो अच्छे से होगा। तीसरा, शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण, यानी टीचिंग के थ्रू टीचर जो पढ़ाना चाह रहा है, जो ज्ञान देना चाह रहा है वो बच्चे को मिल रहा है कि नहीं, ये निर्धारित होगा। फोर्थ, संपूर्ण क्रिया का मूल्यांकन, यानी जो कुछ भी एक्टिविटी की है उन लोगों ने, बच्चा अच्छे से समझ पाया है कि नहीं। हिंदी में ही क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छे से जवाब दे पाएगा। फिफ्थ, शिक्षण सामग्री और शैक्षिक अनुभवों का निर्धारण, बच्चे को पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षा सामग्री है बहुत फैमिलियर होगी उससे एकदम। जैसे सीबीएसई स्कूल्स में अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो हमेशा घर में हिंदी बोलते हैं, उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, तो ऐसे बच्चों को एकदम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले इंग्लिश से रिलेटेड मॉडर्न चीज़ों के थ्रू जब पढ़ाया जाता है, जैसे आप एडुकॉम कह लीजिए, ऑडियो विजुअल कह लीजिए, तो बच्चे को उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उसके से फैमिलियर चीज़ें अगर उसको पढ़ाने के लिए यूज़ की जाएंगी तो बच्चे को अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का विवरण, है ना, जो एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा की प्रमुख विधियां, हमारे देश की राष्ट्रभाषा यानी हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, किंतु कुछ स्टेट्स में हिंदी का चलन नहीं है, वहाँ हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि आज देखिए हिंदी भाषी हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन यही अगर आप साउथ में कहीं चले जाएंगे या किसी ऐसे एरिया में चले जाएंगे जो हिंदी जहाँ नहीं बोली जाती, तो वहाँ पर आपको कितनी प्रॉब्लम होती है ना। हिंदी ऐसा लैंग्वेज है, ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी अगर आपको आती है, आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, अगर आप बोल पाते हैं या वहाँ के लोग अगर हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हिंदी भाषा का ज्ञान जो है वो हर टीचिंग मेथड में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सरलता से सर्वसाधारण यानी सभी को राष्ट्रभाषा का ज्ञान हो सके, जो भी चीज़ आप बोलना चाह रहे हो वो समझ सके। सपोज अगर आप साउथ में जाते हैं या वेस्ट बंगाल में चले गए, ऐसा इंसान जिसको हिंदी बोलना नहीं आता, तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश तो सब कोई नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ इंग्लिश एज अ थर्ड फोर्थ लैंग्वेज यूज़ होता है। सेकेंड लैंग्वेज अगर उस स्टेट में अगर हिंदी अगर सबको आ रही है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ट्रेंड शिक्षकों के अभाव में हिंदी भाषा टीचिंग को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। टीचर जो हिंदी में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनको भी उस लैंग्वेज में ट्रेंड होना चाहिए, तभी तो सही वचन और सही चीज़ों के। सपोज अगर आप इंग्लिश में भी अगर एज अ इंग्लिश लैंग्वेज आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपकी खुद की इंग्लिश गड़बड़ है तो आप बच्चों को क्या ही शिक्षा दे पाएंगे,
है ना। वैसे ही हिंदी भी है। हिंदी भाषा की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में नवीन भाषा को उसी ढंग से सिखाया जाता है जिस विधि से बालक अपनी मातृभाषा को सीखता है। नवीन भाषा, नया टॉपिक, नया लैंग्वेज, कुछ भी बोल लें, है ना। तो चाहे वो इंग्लिश का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, इस ढंग से सिखाया जाता है डायरेक्टली कि बच्चा उसको अच्छे से सीख ले जिस तरह से उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है। देन वार्तालाप की प्रधानता यानी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना। कहते हैं ना, जैसे आप बात बात में, अगर आप सीबीएसई स्कूल के टीचर हैं तो आप बात बात में बोलते होंगे बच्चों को कि इंग्लिश में ही बात करो, इंग्लिश में ही बात करो, तभी तो इंग्लिश सुधरेगा। अरे बच्चा तो जानता ही नहीं है इंग्लिश में बात करना, तो बात करेगा कैसे, है ना। वार्तालाप की प्रधानता, भाषा शिक्षण का प्रारंभ वार्तालाप से किया जाता है, यानी कोई भी भाषा सिखाने के लिए वार्तालाप किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। बालक सबसे पहले वाक्य बोलना सीखता है। वार्तालाप के लिए बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। भाषा सीखना कैसे सीखते हैं? बच्चे को घर में भी आप बच्चे को क्या ऐसा बोलो वैसा बोलो ऐसा सिखाते हैं क्या? बच्चा बर्थ लेते ही जब से वो बोलना शुरू करता है, क्योंकि वो सुन रहा है अपने पेरेंट्स से। आप अपने मदर टंग को बच्चों को कभी सिखाते नहीं है, वो सुन सुन के सीखता है, क्योंकि बोलता है, वो एक हमारे साथ वो बात करता है, इसलिए वो सीख पाता है। इसमें बच्चे को पूरा फ्रीडम होता है। थर्ड, वार्तालाप के पश्चात लेखन का प्रारंभ। जब बोलना सीख गया, जब बालक वार्तालाप में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उस भाषा की लिपि का ज्ञान जो भी है, उसको किस तरह से लिखते हैं उसका ज्ञान कराया जाता है और लिखने के लिए उत्साहित किया जाता है। फोर्थ, व्याकरण शिक्षा। व्याकरण यानी अब उसने सेंटेंसेस लिखना शुरू किया है, वर्ड्स लिखने शुरू किए हैं, तो अब उसके ग्रामर पर काम किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया। आगमन प्रणाली यानी धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से पूरा अगर आप बच्चे को एकदम पूरा टेंस वेंस सब कुछ सिखाना शुरू कर देंगे पहले से ही, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। धीरे धीरे सिखाते हैं। इस सिस्टम में व्याकरण शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। बालक व्याकरण के नियम को रटते नहीं हैं, बल्कि व्याकरण का ज्ञान उन्हें व्यवहारिक दृष्टि से यानी प्रैक्टिकली कराया जाता है। ठीक है, बालक को भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्याकरण के नियम भी सिखाए जाते हैं। लेकिन एकदम से आप ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे कि सिंगल नंबर के लिए ये यूज़ करो, प्लूरल नंबर के लिए ये यूज़ करो, तो हो पाएगा क्या बच्चों से? नहीं। जब वो बात करेंगे, बोलेंगे, धीरे धीरे करके वो सीखेंगे। डॉक्टर श्रीधर मुखर्जी के अनुसार इस विषय में लिखते हैं कि किसी भी शिक्षण विधि में, किसी भी टीचिंग प्रोसेस में मातृभाषा का उपयोग एकदम बंद नहीं किया जा सकता। एकदम से आप बोलेंगे कि नहीं, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, आप इंग्लिश में ही लिखो, पढ़ो, सुनो, बोलो सब कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रस्तुत वस्तु, क्रिया या भाव दिखाकर अथवा समझाए जा सकते हैं, किंतु सभी शब्द इस पद्धति के अनुसार नहीं सिखाए जा सकते। जैसे विशेषण, एडजेक्टिव्स, कहाँ पे क्या यूज करना है, भाववाचक संज्ञा, ये सब चीजें हम एकदम से अपनी मातृभाषा से अलग हटकर किसी और लैंग्वेज में बच्चों को सिखा नहीं सकते। इसलिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है। दूसरा है परोक्ष या इनडायरेक्ट विधि। ठीक है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नए भाषा को पढ़ाया जाता है और नियमों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक वाक्य का शब्द मातृभाषा में अनुवादित करके पढ़ाया जाता है। सपोज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इनडायरेक्ट क्या पढ़ाएंगे? पहले उस सब्जेक्ट को हिंदी में पहले समझाएंगे और उसके बाद फिर उसको जो इंग्लिश में लिखा होगा वो फिर बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, पहले अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर, ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ जाए, तो फिर वो उस सेंटेंस को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो समझ सके। पाठ्य पुस्तकों की रचना व्याकरण के आधार पर ही की जाती है और महत्वपूर्ण व्याकरण का अनुवाद किया जाता है। व्याकरण मीन्स ग्रामर के हिसाब से ही हर चीज लिखी होती है, सेंटेंस जो होता है वो लिखा होता है, और इसलिए जब उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे आप पहले और उसके बाद फिर इंग्लिश में सीखेगा बच्चा, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है।
अनुवाद या ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं, के माध्यम से नए शब्द और मुहावरे उचित प्रकार से समझाए जा सकते। सपोज कोई एक इंग्लिश में कोई मुहावरा लिखा हुआ है, पहले आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। इसके बाद है गठन विधि। ठीक है, इस विधि में यहाँ पे आप कह सकते हैं किसी चीज का गठन करना, बनाना, है ना, उस चीज को। इस विधि में भाषा के कुछ चुने हुए प्रमुख शब्द और निर्मित समान वाक्यों के माध्यम से भाषा शिक्षा का आरंभ होता है। जो चीज़ें कुछ प्रमुख शब्द हैं, कुछ प्रमुख सेंटेंसेस हैं, उससे स्टार्ट करके किसी एक सब्जेक्ट, सपोज इंग्लिश के लिए आप हिंदी से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद उसको समझाएंगे। इस विधि के आधारभूत सिद्धांत क्या है? पहला, मौखिक कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाता है, यानी कोई भी चीज़ सिखाने का यहाँ पे मेन आधार क्या है? वो है मौखिक, यानी कि बोलकर सीखना, है ना, वर्बल वर्क। सेकेंड, छात्रों को भाषा सीखने के लिए प्रेरित करना। थर्ड, वाक्यों के गठन को, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, को कंठस्थ करा दिया जाता है। यानी जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तब क्या, कोई भी सेंटेंस बनाना होता है तो आप क्या करेंगे? ही, शी और इट प्लस एक्शन वर्ड प्लस दिस टेंस और दैट टेंस प्लस ये, ऐसा आप एक फॉर्मूला बताते हैं ना बच्चों को, उस हिसाब से आप सिखाएंगे ताकि बच्चा उसको, आप रटा देते हैं बच्चे को, या कोई भी फॉर्मूला हो, मैथ्स का फॉर्मूला हो, कुछ भी हो, वो रटा देंगे ताकि बच्चा उस हिसाब से फिर अपने सेंटेंस फॉर्म कर सके। देन वाक्यों के संरचना पर, यानी कंस्ट्रक्शन पर बल दिया जाता है, कि विशेष बल दिया जाता है किस तरह से आपको सेंटेंस की रचना करनी है। देन अन्य भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको समझाने के लिए, सिर्फ ना सिर्फ अपनी मातृभाषा बल्कि और भी चीजें यूज कर सकते हैं। अब सिक्स्थ आता है वेस्ट मेथड या वेस्ट की विधि या मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो इस पद्धति के निर्माता डॉक्टर माइकल वेस्ट थे। इन्होंने इस प्रोसीजर को इन्वेंट किया था, इसलिए इसे वेस्ट की विधि कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षण में प्रयत्न विधि का प्रयोग किया, इस विधि का प्रयोग किया अंग्रेजी शिक्षण में, और प्रयत्न करना यानी जिसको कह सकते हैं आप ट्राई करना, ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं, तथा स्वयं अंग्रेजी पढ़ाने की पद्धति का आविष्कार किया, जो वेस्ट की विधि के नाम से जाना जाता है। और इसके बेसिक प्रिंसिपल ये हैं। पहला, भाषा शिक्षण में वाचक की प्रधानता, वाचक मतलब बोलने वाला, ठीक है, उसकी प्रधानता, या बोलना जो है, जो सिखा रहा है, जो बोल रहा है, उसका रोल महत्वपूर्ण है। दूसरा, विभिन्न पद्धतियां, अलग अलग चीजें, अलग अलग मेथड यूज करके पढ़ाना। अब आते हैं मातृभाषा का महत्व, यानी हमारे मदर टंग का क्या महत्व है उस पर। वेस्ट महोदय, जो जिनके बारे में हम डॉक्टर माइकल वेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, ने यह पद्धति यह पद्धति किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुई है? अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भारतीय अध्यापकों के लिए इस पद्धति द्वारा अत्यंत सुलभ हो गया है। यानी जो शिक्षक, इंडिया के शिक्षक हैं, उन्होंने इस वेस्ट पद्धति को इंग्लिश भाषा के शिक्षण के लिए अपनाया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ है। इस पर भी इस पद्धति में अनेक दोष हैं। वेस्ट महाशय का यह विचार भ्रामक है, यानी भ्रम पैदा करने वाला है। यहाँ पे ये इसका दोष है कि साधारण छात्र वचन की शिक्षा प्राप्त करे, वचन, नंबर, बहुवचन और एक वचन, ये सब पढ़े होंगे ना आप, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, द्विवचन, डबल वाला, ये जो हम पढ़ते हैं, वचन की शिक्षा प्राप्त करें और सुलेख, यानी जो अच्छी क्रिएटिव राइटिंग या ये राइटिंग जो होती है, और भाषण का अध्ययन केवल प्रतिभावान छात्र ही करें। समझ रहे हैं? ये जो इन्होंने जो प्रोसेस निकाला था, इसके अकॉर्डिंग जो वीक बच्चे हैं वो सिर्फ मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन और ये सब सीखें, और अच्छा राइटिंग, अच्छा बोलना, डिबेट, भाषण, ये सब चीज़ सिर्फ अच्छे बच्चे, प्रतिभावान, टॉपर बच्चे ही सीखें। ये था इनका मेन, कह सकते हैं इस प्रोसीजर का मेन एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही बेकार आप कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता एक टीचिंग प्रोसेस में या एक लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, इसलिए ये इसका दोष है। ठीक, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।